चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी कुछ कवर हो गया है। सर कि डायलॉग कितनी बार बोलेंगे काफ़ी कुछ कवर हो गया है ना। धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। आज शुरू करते हैं। क्या भारत में सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के 50 वर्ष 50 साल हो गए सर। 20 साल बाद सर हमने एक वो देखा था, क्या वो देखा था, कोई मूवी देखा था ना, ऐसा कुछ रहा होगा। खैर पहले पॉइंट बात है, फिर उसके बाद बातचीत होती रहेगी बीच बीच में। मज़ा आना चाहिए भाई, पढ़ने में मज़ा ना आया क्या मतलब रह गया पढ़ने का? मज़े के लिए पढ़ रहे हैं ना, ज़िंदगी खुशहाल बनाना है, पता टेंशन में पढ़ रहे हैं। सर क्या बताएं, माइक्रो रट ले, दिमाग में नहीं जा रहा, ऐसे टेंशन ले रहे हैं। सब दिमाग हटा दीजिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन, वीमेंस की बात हो रही है बिल्कुल। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन बैंक के गठन के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने साल? 50 वर्ष। यह भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFI था। अच्छा सर, ये भी तो इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में, है इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। इसे 1974 के में एक सहकारी बैंक के रूप में पंजीकृत। 1974 के सर सहकारी बैंक के रूप में। सर ये कौन सा बैंक होता है? चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में ना। अब आता है क्या माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट के बारे में। सर माइक्रो फाइनेंस को ही माइक्रो क्रेडिट भी बोलते हैं क्या? तो समझ आ गई होगी बीच बीच में। क्या औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से वंचित, औपचारिक जो बैंकिंग सेवाएं होती हैं उसके पहुंच से वंचित और हाशिए पर स्थित गरीब लोगों को, ऐसे गरीब लोग जो हाशिए पर हैं, को कम राशि वाले ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या? कम राशि वाले ऋण जैसी, मतलब बहुत कम पैसे वाला जो हो, ऐसी ऋण की बात हो रही है। सेवाएं उपलब्ध कराना ही माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। क्या कहना? सबसे पहले कौन? हाशिए पर गरीब, ध्यान रखिएगा, जिनको औपचारिक बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल रही हों, उनकी बात हो रही है। क्या क्या? जिनको औपचारिक सेवाएं नहीं मिल रही हो बैंकिंग, और जिनको, जो गरीब लोग हाशिए पर हैं, उनको कम राशि वाले ऋण। ऐसा नहीं कि दे दे रखो ढेर सारा, लो 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 पैसा 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 पैसा, तुम भी लो, तुम पैसे लो पैसा ऐसा नहीं है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। नहीं सर हमको माइक्रो फाइनेंस नहीं, हमको मैक्रो पढ़ाइए, हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। अब क्या है कि RBI की परिभाषा के अनुसार, अब बात करते हैं RBI की परिभाषा के अनुसार, निम्न आय वाले, मतलब निम्न आय वाले परिवारों, क्या कि जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए हो, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उन्हें क्या बोलते हैं? निम्न आय वाले परिवार। ठीक है। क्या कह रहा है RBI? क्या कह रहा है? निम्न आय वाले परिवारों के व्यक्तियों को दिए गए सभी जमानत मुक्त, कोलेटरल फ्री, सभी जमानत मुक्त ऋणों को माइक्रो फाइनेंस ऋण माना जाता है। तो जहां पर कोई जमानत की जरूरत नहीं हो रही है, उनकी बात हो रही है। किसको बात हो रही है? कौन से परिवार? निम्न आय वाले। निम्न आय वाले कौन होते हैं? जिनकी आय कितनी हो? लगभग, या मतलब 3 लाख तक हो, ठीक है, बिना जमानत की। ये क्या हो गया? ये होता है माइक्रो फाइनेंस ऋण। यही बात क्लियर होगी। अब देखिए, आराम से सुनते चलिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इकोनॉमी पढ़ने में। भले गरीब हैं गरीब है, क्या हुआ, पैसा नहीं है तो इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ेंगे, तभी पढ़ेंगे, उधार लेके पढ़ेंगे, किताब में पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए क्या है, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में, किसकी तुलना में? वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण देती हैं। ये मत समझिएगा कि ये कम ब्याज पर ऋण देती हैं। माइक्रो फाइनेंस वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर पर ऋण देती हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा स्टेटमेंट कभी आए तो सर ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, उल्टे सोच रहे हैं पेपर वैसे उल्टे सोचते हैं, फिर उसके बाद जो है सब हो जाता है खेल। एक चीज़ दीजिए, ध्यान रखिएगा, पृष्ठभूमि की बात चर्चा करते हैं, पृष्ठभूमि के बारे में। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, ये कौन है सर? मोहम्मद यूनुस ने 1976 में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना कर आधुनिक माइक्रो फाइनेंस संस्थान के नींव रखी थी। क्या, किसका स्थापना किया था? ग्रामीण बैंक की। क्लियर बात। अब क्या है, RBI भारत में संचालित MFIs के लिए विनियामक संस्था है। अगर पूछा जाए कि MFIs माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की विनियामक संस्था कौन है, ऑप्शन में रहेगा सेबी, ऑप्शन रहेगा वित्त मंत्रालय। तो आपको लगेगा अरे सर वित्त मंत्रालय मार दे के जल्दी से, क्या पता 2 नंबर मिल जाएगा। अरे भैया 2 नंबर मिल, खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। जाओ, कौन है विनियामक संस्था? RBI है।
ध्यान रखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप कहेंगे कहाँ लिखा हुआ, दिखाइए मुझे। अरे भाई दिखा तो रहा हूँ, देखिए ये लिखा हुआ, आरबीआई भारत में संचालित एमएफआईज के लिए विनियामकी संस्था है। ठीक है, ठीक है, अब दिख गया सर मुझे, चश्मा लगा देखिए। आरबीआई द्वारा गठित मालेगाम, सर ये कौन सा गांव है, मालेगाम समिति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 में कभी कभी ऑर्डर जो स्टेट वाला होता है, ये तो ऑर्डर पूछ लेते हैं कि समिति का ऑर्डर बता दीजिए। 2010 2015 ऐसे 4-5 तो समिति देंगे, तो याद रखिए मालेगाम कभी वहाँ काम आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। मालेगाम समिति कब 2010 की है ना। आरबीआई द्वारा इस गठित मालेगाम समिति 2010 ने एनबीएफसी एमएफआई को विनियमित करने के लिए समग्र फ्रेमवर्क अपनाने की सिफारिश की थी। किसकी, एनबीएफसी और एमएफआई, है ना। एनबीएफसी बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और एमएफआई क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा उठाएगी, सरकार कदम उठाएगी। सरकार में कौन आते हैं, सरकार में तो हम ही सरकार हैं। अच्छा हम ही सरकार हैं। लोग तो तुमको ज़्यादा पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसीज आदि के जरिए गैर कारपोरेट एवं गैर कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना। 10 लाख, याद रखिएगा, लिमिट रखना है 10 लाख। ठीक है, मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को, पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की चर्चा हो, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिएगा। क्या कि मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को शिशु, किशोर, तरुण श्रेणी, सर बच्चा बना रहे हैं क्या, इसको बच्चा बना रहे हैं क्या, शिशु बोल रहे हैं, शिशु नहीं, शिशु, किशोर, अच्छा किशोर, सर हम इसको संदर्भित कर दे क्या, किशोर को की और शोर कर दे। अच्छा यही सब करेंगे इकोनॉमी में। बस याद रखिएगा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत क्या है कि जो ऋण होता है वो किसको होता है, शिशु, किशोर और तरुण, वरुण नहीं तरुण, तो नाम लग देगा किसी का, याद रखिएगा। तरुण श्रेणी के तहत पहले लिए गए ऋण को पुनर्भुगतान करने वालों के लिए केंद्रीय बजट 2024 में, कब, केंद्रीय बजट 2024 में ऋण प्राप्त करने की मौजूदा 10 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 20 लाख रुपए। पैसा ही बढ़ेगा, बस अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, अपने कुछ नहीं मिलने वाला है ना। 5 रुपये मांग से अच्छा गरीब हो गया क्या। पहले बेइज्जती होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा मिले ना मिले। अब फिर किसकी चर्चा है, यही एसआरओज का सुना होगा। अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में खूब चर्चा किए थे। एसआरओज को मान्यता, देखिए 2014 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, एमएफआईएन, फुल फॉर्म जानते रहिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, और साधन, ये क्या सर, ये कौन सा साधन लिखा हुआ है। सर गलती से लिख दिए क्या, फिर धन कर दिया सर, यहाँ तो माइनस लगा दी बीच में। चाहिए सर माइनस लगा दिया, ऐसा कुछ है, याद रखिएगा। क्या क्या, एमएफआईएन और साधन को एसआरओ के रूप में मान्यता दी थी, कब, 2014 में। ठीक है ना, किसने दिया था, आरबीआई ने दिया था। सर आरबीआई देता ही सम्मान था, बिल्कुल याद रखिए, सब दिमाग में ना क्लियर रखिए, तो वहाँ जाके ऐसा खिचड़ी बनेगा ना इकोनॉमी में कि मज़ा भी नहीं आएगा, तहरी टाइप लगेगा, ना स्वाद ना कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि हार्मोनाइज्ड विनियमन, सर हार्मोन्स वाला है क्या कुछ, अच्छा मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है, याद रखिए। हार्मोनाइज 2022 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस सेवा प्रदान करने वाले सभी विनियमित संस्थाओं के लिए समरूप विनियमन जारी किए थे। क्या, समरूप विनियमन जारी किया था। ठीक है, अब एक चीज कहता है कि एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, कभी कभी ये सब छोटे मोटे पूछ लेता प्रीलिम्स में, ऐसे अब मान लीजिए एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 2 लाइन से उठा देगा। अब टेंशन में आगे, बीच में कौन पढ़ता भाई, पढ़ना पड़ेगा ही। देखिए क्या है, यह कार्यक्रम नाबार्ड ने 1992, अच्छा एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम कौन शुरू किया, नाबार्ड। आपको लग रहा है सर आरबीआई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता आरबीआई, मैं पढ़ा हूँ, अच्छे से पढ़ा हूँ, आरबीआई होगा। अच्छा आरबीआई जबरदस्ती होगा, नहीं होगा जबरदस्ती, कौन होगा, नाबार्ड। कब, 1992 में, 1992 याद रखिएगा। 1992 बड़ा महत्वपूर्ण समय था। यह दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है ना, दुनिया के सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम हमने सुना नहीं कभी आज तक, कभी सुना नहीं सर, इकोनॉमी खूब पढ़े थे, लेकिन एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम कभी सुना नहीं जिंदगी में आज तक। सुन लीजिए, इसका उद्देश्य क्या था,
इसका उद्देश्य क्या था जरा ये देखिएगा। इसका तो बैंकिंग सेवाओं से वंचित, मतलब बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम सेवा प्राप्त करने वाले गरीब परिवारों, मतलब जिनको बैंकिंग सेवा मिल ही नहीं रहा है, उन्हें पता नहीं बैंक क्या होता है, वो बैंक को सोचना थाना है, जाकर उसमें रिपोर्ट लिखाएंगे उनको ये नहीं समझ में आ रहा है। तो या जो है जिनको बहुत कम सेवा मिला है उनकी बात हो रही है, उन ऐसे गरीब लोग, ठीक है। तो गरीब परिवारों को वित्तीय सेवा प्रदान करने की बात हो रही है, ठीक है। और चीज़ देखिए, किसी स्वयं सहायता समूह एसएचजी में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की सामूहिक जिम्मेदारी लेते हैं। पॉइंट की बात है। एसएचजी में क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है सर बताइए। इसमें क्या होता है, एसएचजी में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है कि इसमें क्या होता है, समूह के सभी सदस्य, समूह होता है ना भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, ग्रुप है, एक समूह है। तो इसमें क्या होता है कि समूह में एक सदस्य द्वारा कोई सदस्य एक जो है ऋण ले लिया, मान लीजिए कोई एक सदस्य ऋण ले लिया, तो उस ऋण की जो है जिम्मेदारी पूरा होता सभी लोग होता है, मतलब सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेदारी होती है जो ऋण लिया है वो। इस ये है क्या आपका एसएचजी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजीज को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अच्छा सर, याद रखिए कौन कौन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बात हो रही है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बात हो रही है, ये सब क्या है, एसएचजीज को क्या करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। उम्मीद है ये भी बात क्या होगी, क्लियर हुई। अब सवाल ये है, थोड़ा सा देख लेते हैं, एनबीएफसी नेक्स्ट क्या है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। सर ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये गैर बैंकिंग क्या होता है, मतलब बैंक है बैंक नहीं है क्या, तो बैंक नहीं तो चर्चा किस बात की है, या वित्तीय कंपनी। सर ये वित्तीय कंपनी क्या होता है, पैसा वाला कंपनी हो गया, हर कंपनी में पैसा लगता ही है, ये वित्तीय कंपनी क्या होता है, आराम से शिद्दत से सुनिएगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं, ये वनडे का एग्जाम तैयारी नहीं चल रही है, सोच रहे हैं कि सर एक लाइन बता दीजिए खुश हो जाएंगे हम जल्दी से। वही समस्या है, सुनिएगा ध्यान से, चर्चाओं में क्यों था। हाल ही में आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा, किसने किया है, आरबीआई, ये ध्यान रखा करिए कौन क्या कर रहा है। आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा ऋण देने पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब कि ऋण देने पर प्रतिबंध, इसका मतलब ऋण दिया जा रहा था, मतलब कि एनबीएफसी ऋण दे रही थी और क्या किया आरबीआई ने, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, याद रखिए मैं 50 बार बोल चुका हूँ भारतीय आरबीआई अधिनियम 1934 कितनी बार मैं बोल चुका हूँ कि धारा 45L1B, सर L1B क्या होता है, बस नाम याद, वो सीरियल याद रखिए, के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मतलब कि आरबीआई की ताकत है, ये जो धारा ही बताती है कि आरबीआई की ताकत है, उस ताकत का प्रयोग करते हुए क्या कर दिया, एनबीएफसी को बोल दिया कि तुम भैया ऋण नहीं दोगे। अब कितने लोग बोला, 4 एनबीएफसी को ना, ये बात क्लियर है, बात ठीक है। अब आगे मुद्दा बढ़ता है कि आगे क्या होगा, मजा आना चाहिए, मजा आ रहा होगा हल्का हल्का। सर हमको मजा आ रहा है, चुप चुप बताऊंगा नहीं मैं किसी को, आपको भी नहीं बताऊंगा, मजा आ रहा है मुझे बढ़िया आराम से। अब सवाल ये आता है कि एनबीएफसीज है क्या, एनबीएफसीज क्या है, डिफिनेशन अच्छा सुनिएगा, क्योंकि डिफिनेशन पे भी क्वेश्चन बनता है, पता डिफिनेशन नहीं पता चल रहा है, ध्यान रखिएगा जी। ये कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, क्या कहा, यह कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत ऋण देने वाली कंपनियां होती हैं, ये ऋण देती हैं, ध्यान रखिए। और किसके तहत पंजीकृत होती हैं, कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013, ध्यान रखिए ये चीज़, क्लियर बात। हालांकि अब सुनिएगा, हालांकि अब ये कंडीशन जो आता है कि यही ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यही बनेगा कि हालांकि एनबीएफसीज के तहत कृषि औद्योगिक गतिविधि, व्यापारिक वस्तुओं मतलब कि प्रतिभूतियों को छोड़कर और कोई भी सेवा प्रदान करने तथा अचल संपत्तियों की बिक्री, खरीद, निर्माण में शामिल संस्थाएं शामिल नहीं होती हैं। पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी में क्या क्या शामिल नहीं होता। अब आप सोच रहे सब शामिल हो, सब जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी नहीं कौन से, देखो कृषि नहीं होता है, औद्योगिक गतिविधि नहीं होता है, व्यापारिक वस्तु मतलब प्रतिभूति, सिक्योरिटी छोड़ दी, सिक्योरिटी शामिल होता है, ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी शामिल होता, बाकी व्यापारिक वस्तु नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। और कोई भी सेवा प्रदान करने
जो सेवा देती है, ऐसी बच्चे ऐसी चीज़ें, या अचल परिसंपत्तियाँ की बिक्री खरीद के निर्माण, अचल मतलब जो जमीन जो चलता नहीं, जमीन वमीन वगैरह ये सब, इनकी खरीद बिक्री निर्माण है, ठीक है ना, ये सब शामिल नहीं होती एनबीएफसी में। ध्यान रखिएगा। कान में बोल रहे हैं सर, मेरे कान में बोलिए। अच्छा, आपके कान में बोलेंगे आप समझ जाएंगे। डेफिनेशन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आता है विनियमन। एनबीएफसी का विनियमन कैसे होगा? सर कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा क्या? देखिए कौन करता है विनियमन, बहुत बारीकी से सुनिएगा। 50 बार पढ़ाएंगे 50 बार भूलेगा इकोनॉमी। राष्ट्रीय आवास बैंक, ये क्या है? राष्ट्रीय आवास बैंक, देखिए यह आवास वित्तीय कंपनियों को विनियमित करता है। किसको करता है? आवास वित्त कंपनियों को, ठीक है। लेकिन 2019 में इन कंपनियों के विनियमन की जिम्मेदारी किसने ले ली? आरबीआई को सौंप दी गई। मतलब अब आरबीआई जिम्मेदारी निभा रहा है विनियमन की, ठीक है ना। पहले कौन था? पहले आवास वित्त कंपनियां थी। किसकी? राष्ट्रीय आवास बैंक की। अब आपको लगेगा, ऑप्शन आ जाएगा सर आवास वित्त, ये तो बिल्कुल यही सही होगा। नहीं भाई, कौन ले लिया इसमें? आरबीआई ले लिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, सेबी, ये सर सेबी आगे बीच में। सेबी क्या काम है यहाँ पर? देखिए क्या कर रहा है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति बीच में है, ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी क्या है? यह मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर को विनियमित करता है। ये पता रहना चाहिए कि किस बैंक, मर्चेंट बैंकर बात हो रही है, कैपिटल फंड कंपनी बात हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, स्टॉक ब्रोकर की बात हो रही है। स्टॉक बात हो रही है, देख रहे हैं ध्यान से। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, इन सबको विनियमित करते, ठीक है। ये एक चीज हो गया। उसके बाद कहता है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा विनियामक और विकास, इसमें क्या है? यह बीमा कंपनियों को विनियमित करते हैं। बीमा विनियामक नाम से लग रहा है थोड़ा सा, जो नाम से लग रहा है सर हमेशा सही नहीं होता है। अभी ऊपर आपने देखा होगा हाउसिंग वाला है ना, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो चीज़ रहे उसको क्लियर कट रहना चाहिए दिमाग में। राज्य सरकारें, अच्छा राज्य सरकार क्या करती हैं भाई? राज्य सरकारें ये चिट फंड कंपनियों को विनियमित करती हैं। किनको करती हैं विनियमित? चिट फंड कंपनी। सर चिट क्या होता है? नकल, जो कॉपी कर नकल करते क्या? नहीं, वो नहीं, वो अलग बात है, ये अलग बात है। चिट फंड कंपनियों को विनियमित, कौन? राज्य सरकारें। चिट फंड कंपनियों को याद रखिए, चाहे कहीं पर क्वेश्चन, चिट फंड कंपनियों को कौन विनियमित करता है? तो ऑप्शन रहेगा सेबी, आरबीआई, राज्य सरकारें। आप सोच रहे हैं सेबी सर तो नहीं होगा, लेकिन आरबीआई तो हो सकता है ना, बस आरबीआई हो सकता है, हो गया काम खत्म, खेल खत्म। तो ध्यान रखिएगा कौन करता है? राज्य सरकारें। कारपोरेट कार्य मंत्रालय क्या करता है? निधि कंपनी। सर कितनी कंपनियां हैं? चिट फंड कंपनी। अब निधि कंपनी को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, निधि कंपनी कौन विनियमित करता है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय करता है। अब बात क्या आती है? अब बात आती है कि एनबीएफसी सामान्य बैंकों से किस प्रकार अलग होती हैं? सर एनबीएफसी सामान्य बैंकों से अलग होती हैं क्या? बिल्कुल अलग होती हैं। क्या क्या अलग होता है सर, थोड़ा बताइए, मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत मन कर रहा है जानने को एनबीएफसी के बारे में, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मुझे। अच्छा कोई बताना नहीं है, हम बताते हैं, चुप कुछ बताएंगे। सर कहानियाँ बहुत सुने लेकिन कोई बताया नहीं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती, पॉइंट पहला ध्यान रखिए। दूसरा क्या? एनबीएफसी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में शामिल नहीं होती हैं। किसमें? पेमेंट, जो पेमेंट किया जाता है, और सेटलमेंट सिस्टम में शामिल नहीं होती हैं। ये अपनी संस्था में भुनाने हैं तो अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती। मतलब अपने नाम से चेक जारी कर रहे हैं, अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती हैं। सर ये आप कैसे कह रहे हैं? नहीं जैसे मैं तो गया था, मैं देखा था। अरे भाई कोई व्हाट्सएप पे आपको भेज देगा, आप मान लोगे क्या? कोई आपको देकर दिखा दे कोई फर्जी कुछ, आप मान भी ले रहे हैं? नहीं, याद रखिएगा ये अपने नाम से चेक जारी नहीं कर सकती एनबीएफसी। एक पॉइंट ये हो गया। और क्या है? एनबीएफसी इसमें धनराशि जमा करने वाले ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन डीआईसीजीसी की जमा बीमा भुगतान सुविधा का लाभ नहीं मिलता है। किसका लाभ नहीं मिलता? डीआईसीजीसी। सर नाम ही भूल जाना क्या गलत? देखिए अब सवाल देखिए, डीआईसीजीसी ये क्या है भाई? सर डिग है, डिक है, क्या है पता नहीं। सुनिए मीनिंग सुनिए बस आराम से।
डीआईसीजीसी की स्थापना डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत। अरे सर ये तो कौन सा अधिनियम है, आज तक जिंदगी में सुना नहीं ऐसा अधिनियम। तो सुन लीजिए, आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सर मुझे बस की सर आईएएस बन जाते हैं और पता कुछ नहीं है सर जानकारी की जरूरत है, अगर बस हमको पुलिस लेके घूमना है चारों तरफ, बाकी ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के तहत हुई थी, ठीक है। चलिए एक पॉइंट ये पता लग गया, आगे देखिए क्या है। यह भारत में संचालित विदेशी बैंकों की शाखाओं, भारत में जो संचालित हो रही किसकी, विदेशी बैंकों की शाखाओं, समझ रहे ना, लोकल एरिया बैंकों, लोकल एरिया जो बैंक हैं, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों में, सभी वाणिज्यिक बैंक में जमा राशि को बीमा कवर प्रदान करता है, समझ रहे ना, बीमा देता है ये कौन, डीआईसीजीसी, नाम याद रखिए। डीआईसी सभी बैंक जमाओं का अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करता है, कितना, अधिकतम 5 लाख रुपए। अब आप समझ जाएंगे 10 लाख रुपए, अब आप खुश हो रहे हैं, सर 10 तो हो सकता है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक बात है फिर तो गए भैया खाले, सर ये क्या होता है खाले, क्या बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम समझ रहे होंगे, हिंदी मीडियम सर वही देख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाला ही देख रहे हैं। अच्छा, एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन क्या है, SBR स्केल आधारित विनियमन ये क्या है, देखिए क्या है। एनबीएफसी का वर्गीकरण, अब बांटते हैं एनबीएफसी को, सर ये बांटने वाला काम कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, सुनिए वर्गीकरण क्या है। एनबीएफसी को उनके आकार, उनका आकार कैसा है, कार्य करते क्या है, जोखिम के स्तर, किस स्तर तक जोखिम ले सकते हैं, के आधार पर 4 लेयर्स में विभाजित किया जाता है। कितने लेयर्स में, 4 लेयर्स में, ध्यान रखिएगा, 4 लेयर्स। अलग अलग विनियमन ये क्या है, प्रत्येक लेयर की एनबीएफसी को अलग अलग विनियामक नियमों का पालन करना पड़ता है, अलग अलग लेयर के जो एनबीएफसी है, ठीक है। ये नियम एनबीएफसी के आकार और जोखिम स्तर के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट थोड़ा सा जो है ध्यान रखे रहिएगा। अब सवाल ये है कि सर ये बताइए कि एनबीएफसी के लिए एसबीआर फ्रेमवर्क ये क्या है। अब लेयर देखिए, लेयर वाला कैसे बना, लेयरिंग है ना, एनबीएफसी की लेयरिंग देखिएगा। टॉप लेयर बात करते हैं पहले, सिस्टमेटिक रिस्क, कौन रिस्क, सिस्टम से जो सिस्टमेटिक तरीके से रिस्क लिया जाए, है ना, या अत्यधिक जोखिम वाली, बहुत ज़्यादा जोखिम वाली एनबीएफसी पर सख्त विनियामकीय निगरानी होगी। इन्हें टॉप लेयर श्रेणी में रखा जाएगा। इन एनबीएफसीज पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अच्छा, कड़ी नज़र रखी जाएगी, एकदम माइक्रोस्कोप लेकर देखेंगे क्या सर ऐसा नहीं, कड़ी नज़र रखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और नियमित निरीक्षण किया जाएगा, नियमित निरीक्षण किया जाएगा, खुद ही लिख रहे हैं, बाकी क्या नहीं होगा क्या, ध्यान रखिएगा। यह है टॉप लेयर, टॉप लेयर, क्लियर बात। अब आता है अपर लेयर, टॉप लेयर, अब आता है अपर लेयर। अपर लेयर में क्या होगा सर, देखिए क्या होता है कि इस श्रेणी में उन एनबीएफसीज का एक छोटा समूह शामिल है जो सिस्टमेटिक रिस्क को स्पिल ओवर के दृष्टिकोण से जोखिमग्रस्त समझे जाते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या, सख्त विनियामकीय प्रावधानों के अंतर्गत लाना आवश्यक होता है। क्या, सख्त विनियामकीय प्रावधानों के अंतर्गत लाना आवश्यक होता है, ठीक है। अब इसके बाद कहता है मिडल लेयर, अपर लेयर मतलब टॉप लेयर, अपर लेयर और मिडल लेयर। पहले ये पता होना चाहिए कि एनबीएफसी कुछ लेयर भी होते हैं क्या, कितने लोग यही नहीं पता होगा, हम तो डीप में बहुत चल रहे हैं, समुद्र के नीचे चल रहे हैं हम लोग समुद्र के नीचे तैराकी मार रहे हैं हम लोग। देखिए क्या, इसमें वे सभी गैर जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी शामिल है जिनकी परिसंपत्ति 1000 करोड़, कौन मिडल वाला जाना क्या, 1000 करोड़ बात हो रही है मिडल वाले में, रुपये से अधिक है। अच्छा, 1000 करोड़ रुपये से अधिक है, हाँ। साथ ही सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी भी इसमें सम्मिलित है, सभी जमा स्वीकार करने वाली, किसमें, मिडल में। और जो बेस लेयर है, बेस लेयर में क्या होता है, इसमें 1000 करोड़ से कम परिसंपत्ति वाली एनबीएफसी शामिल हैं। कितना, इसमें 1000 करोड़ से कम परिसंपत्ति, 1000 करोड़ से कम परिसंपत्ति, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रहा आपका क्या, एसबीआर फ्रेमवर्क, किसका, एनबीएफसी के लिए एसबीआर फ्रेमवर्क।
आगे क्या है, अच्छा इसमें कुछ और भी है क्या, देख लेते हैं ना। संक्षिप्त सुर्खियां, कुछ जो है संक्षिप्त सुर्खियां हैं, सुर्खियां हैं। ये देखो प्रोनाउंसिएशन, कभी कभी आदमी बोलते बोलते कुछ बोल दे रहा है, जब लंबा बोलने पड़ा दिया था तो ऐसा ही होता है कुछ। इसमें क्या है, सुर्खियों में क्या है, NBFC P2P, ये क्या सर, P2P, पापा टू पापा, अच्छा पापा टू पापा हो गया P2P, इसमें क्या है कि RBI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया है। क्या, NBFC P2P ऋण प्रदायगी लेंडिंग ने RBI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया। इसमें क्या है, जरा सुनिएगा, आराम सुनिएगा, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी नहीं, साइड चलिए साइड चलिए कभी इनको सुने नहीं, जो वहाँ खड़े होते हैं ट्रैफिक पे, जो हटाते हैं सबको, भीड़ 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 मत करिए, भीड़ मत करिए ऐसे। P2P ऋण प्रदायगी एक ऐसी प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के बीच में आए बिना, कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के बीच में आए बिना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सीधे दूसरे व्यक्ति को ऋण दे सकता है या ले सकता है। फिर से एक बात, P2P ऋण अदायगी एक प्रक्रिया है, पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु नहीं है, प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति, एक कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति बिना किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के बीच में आए बिना, किसी भी बैंक, मतलब किसी भी बैंक कोई भी हो या कोई वित्तीय संस्थान, उसके बीच में बिना आए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, केवल उसको जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग करना है, उसका करके सीधे दूसरे व्यक्ति को ऋण दे सकता है या ऋण ले सकता है। ये क्या हुआ, P2P ऋण अदायगी, ठीक है, ऋण प्रदायगी, ठीक है। अब आता है क्या, मुख्य विनियमन, इसका कहता है मुख्य विनियमन। अब ये विनियमन जो है, ये अच्छे देखिएगा कि NBFC P2P ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म को P2P ऋण प्रक्रिया के भागीदारों के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करना होता है। किस रूप में, मध्यवर्ती के रूप में। एक चीज ध्यान रखिए, कोई एक ऋणदाता सभी P2P प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर एक बार में 50 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं दे सकता। कितना, 50 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं दे सकता है। एक चीज ये हो गया। उसके बाद P2P प्लेटफॉर्म निवेश साधन के रूप में P2P ऋण को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और न ही इससे जुड़े कोई बीमा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इससे जुड़े कोई बीमा प्रोडक्ट भी नहीं बेच सकते हैं। ये रहा आपका पूरा जो है NBFCs। अब क्या आता है NPA में क्या है, जरा देखिए कितना बचा हुआ है, ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 28 मिनट हो ही गया। मतलब अगर हम NPA डिस्कस करना चाहें तो हमको कम से कम 10-15 मिनट लगेगा, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे क्या, NPAs, क्या शुरू करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। आज के लिए इतने, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।